नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी भगवान की भूल का तीसरा और अंतिम भाग। अगले दिन रविवार था, छुट्टी थी और वह दोनों आदम की दोनों मेरे लिए मिठाई फल लेकर आई थी। रोब झाड़ने के लिए पति की नीली बत्ती लगी गाड़ी से आई थी, जो पड़ोसियों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। माँ बेटी में न जाने कैसा जादू था कि उनके सामने आते ही पल में मेरा गुस्सा छू मंतर हो गया। आधे घंटे में दोनों मुझे अपने वश में करके चली गई। दोनों मेरी 100 पेंटिंग्स की सीरीज की बात कहना नहीं भूली। मेरे लाख मना करने पर अंततः यह हामी भरवा ही ली कि सोचने दीजिए। उनके जाने के बाद जैसे मैं उनके प्रभाव से मुक्त हुई, सोते सोते यह निर्णय ले लिया कि कभी नहीं। मगर अब दोनों पेंटिंग के शीर्षक मुझे बेचैन कर रहे थे कि एक मुझे ईश्वर की भूल तो दूसरी ईश्वर का आश्चर्य बता रही है। तो क्या मैं वाकई ईश्वर की गलती की सजा भुगत रही हूँ? और यदि आश्चर्य हूँ तो भी साफ ही तो है, सामान्य जीवन कहाँ जी रही हूँ? आखिर सबके जैसा एक सामान्य आरामदायक जीवन हमें भी क्यों नहीं दिया? माँ को सुंदरता दी तो ऐसी कि वह उनके लिए अभिशाप बन गई। वह भी तो सामान्य जीवन न जी सकी। पापा और वह सारा जीवन इस सुंदरता के कारण, उत्पन्न बातों के कारण ही तो सारे परिवार समाज से कटकर अब इस सप्त जीवन जीते जीते आधे अधूरे ही चल दिए। हालांकि इसे उनका वहम ही कह सकते हैं। हाँ, मेरा वहम नहीं है। मुझे तो दुनिया में भगवान ने एक मजाक ही बनाकर भेजा है। दुनिया की हर चीज़, सारी इच्छाएं, सारी संवेदनाएं, सब कुछ तन मन में ठूंस कर भेजा, मगर उन्हें पूरा कर पाने का जो रास्ता हो सकता है वह सब बंद कर दिया है। बस कुछ है जो बिना मांगे मिल जाता है, वह है लोगों की हंसी, अपनी खिल्ली उड़ाते लोगों के चेहरे। मैं उस रात बिल्कुल न सो सकी। रात के आखिरी पहर आते आते सोचने लगी कि आखिर कब तक चलेगी ऐसे यह जिंदगी। शादी ब्याह का कोई मतलब ही नहीं है। माँ बाप बेचारे ढूंढ ढूंढ कर स्वर्ग सिधार गए। मैंने भी मना किया था कि और बड़ा कार्टून नहीं बनना, कार्टून का एक और पूरा परिवार नहीं बनाना। पता नहीं लोग कैसे यह कहते हैं कि भारत ऐसी जगह है जहाँ कुछ हो ना हो शादी जरूर हो जाती है। पता नहीं किसी बच्चे को अपना सकूं, इसके भी सारे रास्ते बंद हैं। और इस भूख का क्या करूं जो खाने पीने के अलावा तन की भूख है, जो इस अकेले घर में रोज़ बढ़ती जा रही है, रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। और जब रात को यह भूख बढ़ती है तो तन मन मचल मचल कर चला जाता है डिम्पू के पास। कई दिन, कई हफ्ते, फिर कई महीने इसी उधेड़ बुन में निकल गए कि आखिर ज़िंदगी जीऊँ तो जीऊँ कैसे? ऐसे तो वह दिन दूर नहीं जब माँ बाप की तरह डायबिटीज़, बीपी, हार्ट पेशेंट बनकर फिर कई साल दवा दारू के सहारे घिसटते घिसटते जी कर मर जाऊंगी। यदि मैं गॉड के मिस्टेक में ही अपने लिए कोई अवसर निकालूं, उस मिस्टेक को अवसर में तब्दील कर दूं। ऐसे ही मन में होते तर्क वितर्क, प्रश्न प्रति प्रश्न के बीच कई और महीने बीत गए। रोज कुछ अच्छा होता तो कुछ बड़ा तकलीफ दे दी। लोगों की हंसी उड़ाती नजरें जो पहले तीखी बर्छी सी लगती थी, अब वह हवा के झोंकों सी आकर मानो मुझे सहला कर चली जाती। नौकरी करते करते 4 साल पूरे होने को आ गए थे। पितृपक्ष आया तो लगा कि कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। माँ को भी गुजरे 3 साल हो गए। सारे विधि विधान के अनुसार पंडित को बुलाकर माता पिता के दोनों को पितृपक्ष में पिंडदान दिया। कई लोगों के लिए यह आश्चर्य भरा रहा। ब्राह्मणों को इस अवसर पर भोजन कराने, वस्त्र आदि देने की परंपरा से अलग हटकर मैंने केवल जो ब्राह्मण सारी क्रियाओं को संपादित कराने आए थे उन्हें एक सेट कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें देकर विदा किया। इसके अलावा 4-4 पूड़ियों और सब्जी की 200 पैकेट एक हलवाई से बनवाकर डिम्पू ननकई के बेटे को लेकर शहर के अंदर मंदिर आदि पर जो भी भिखारी मिला जहां उसे बांट दिया। भिखारियों, छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए एकदम टूट पड़ने, मचल उठने को देखकर मेरा मन भीतर भीतर रो पड़ा। उस दिन फिर तमाम रातों की तरह मैं सो न सकी, लेकिन वह रात जीवन की
सबसे अहम रात बन गई। मुझे आगे क्या करना है, इन सारी बातों को मैंने अंतिम रूप दे दिया। पहला यह तय किया कि 2 में से एक प्लॉट बेचकर एक पर अनाथालय कम स्कूल के लायक बिल्डिंग बनवाऊंगी। उसमें सड़क पर पेट की आग बुझाने के लिए दर दर भटक रहे बच्चों को रखूंगी, जहां उनके लिखने पढ़ने खाने पीने का इंतजाम होगा। एनजीओ जैसा कुछ बनाऊंगी, जो सरकारी मदद मिल सकेगी लूँगी। अब तक मैं पहले जो कर चुकी थी वो भी इसमें मददगार साबित होगा। मैंने चित्रा आंटी से खूब संपर्क बढ़ा लिया। उन्हें हर महीने में एक बार घर जरूर बुलाती। वह भी रौब झाड़ने के लिए नीली बत्ती गाड़ी लाना न भूलती, मगर मैं इसका प्रयोग अपना दबदबा बनाने के लिए करती रही। स्कूल के छुटभैये, मोहल्ले के छुटभैये लफंगों और डिम्पू को भी राइट टाइम रखने में यह रौब काम आ रहा था। रही सही कसर गीता को बुलाकर पूरी कर लेती थी। पुलिस वर्दी में कुछ कांस्टेबलों के साथ जब वह आती जीप लेकर तो और दबदबा कायम होता। नाली सड़क के एक विवाद को गीता को बुलवाकर चुटकी में सही करवा दिया था। इससे भी मेरी इमेज बहुत पहुंच वाली बन चुकी थी। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते मैंने एक और काम यह किया था कि माँ की मृत्यु के 1.5 साल बाद ही ननकई को सपरिवार घर पर बुला लिया था रहने के लिए, कि वह मेरे घर में ही रहे। उसे ऊपर एक कमरा दे दिया था। पहले वह आने को तैयार ना हुई, लेकिन मैंने जब समझाया कि कब तक किराए पर धक्के खाती रहोगी, तुम मुझे एक पैसा किराया नहीं देना, अभी तक जो किराया दे रही हो वह बचाती रहना, इस बीच कोई मकान अलॉट करवा लेना और फिर बनवा कर चली जाना। उसे मैंने अपना किचन भी दे दिया कि वहीं बनाओ खाओ। मैं सारा सामान दे दिया करूँगी। मेरा भी खाना पीना चाय नाश्ता सब तुम्हारे हवाले। तुम्हें जो लाना हो लाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। शुरू में वह बहुत हिचकी, मगर फिर मान गई। मैं इतना सामान मंगवाती थी कि उसके परिवार के हिस्से का भी करीब आधे महीने का हो जाता था। ऑफिस वह मेरे साथ ही आती जाती थी, तो आने जाने का किराया भी उसका बचता था। कार जैसी सुविधा अलग थी। मुझे फ़ायदा यह हुआ कि चाय नाश्ता खाना पीना सब बना बनाया मिलने लगा। काम वाली को छुड़वा दिया। सबसे बड़ी बात कि घर में 3 सदस्य और आ गए, तो सुरक्षा का एक माहौल बन गया। अब घर साय साय कर काटने को नहीं दौड़ता था। अपना रास्ता तय करते ही मैंने माता पिता के नाम से एक संस्था रजिस्टर कराई। 2 में से एक प्लाट पर, जो इस काम के लिए ज़्यादा मुफीद था, जिस पर एक कमरा बना था, उसी पर बोर्ड लगवा दिया। बाउंड्री पापा ने ही बनवाई थी। चित्रा आंटी की खूब मदद ली। उनकी नीली बत्ती हर जगह काम आसान कर देती। गीता यादव का भी सहयोग मिलता। लोगों से सुनती थी कि पुलिस वालों से दूर रहो, लेकिन वह मेरा एक हाथ बन गई और बदले में कुछ नहीं ले रही थी। बीच बीच में दूसरे जिलों में भी उसकी तैनाती हुई, लेकिन उसने संपर्क नहीं तोड़ा। जाते जाते अपनी महिला सहयोगियों से आज भी मिलवा कर ही जाती है। फिर जाते ही वापस ट्रांसफ़र की कोशिश में जुट जाती है और जल्दी ही लौट भी आती है। गीता के विपरीत चित्रा आंटी बदले में 100 पेंटिंग्स की सीरीज़ के लिए कहना कभी नहीं भूलती। सच यह था कि मैं इसके लिए पूरे मन से कभी मना भी नहीं कर पाती थी, बस टालती थी। एक बार मैंने हंसी में ही उनसे यहाँ तक कह दिया था कि आंटी, शुरुआत मेरी और मिनिसा की न्यूड पेंटिंग से करिए। एक लंबी एक बौनी। वास्तव में यह न्यूड पेंटिंग ली जुआंग पिंग की बेटी की बनाई गई न्यूड पेंटिंग की तरह तहलका मचा देगी। इस पर मिनिसा मुझे बाहों में भर कर ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। माँ से बोली थी, मॉम दिस इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर यू। माँ बोली थी, या आई एक्सेप्टेड, लेकिन तुम दोनों तो तैयार हो। उस क्षण में फिर से यार उठी थी भीतर तक कि यह आंटी तो पीछा ही नहीं छोड़ती, और अब तो अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर मैं खुद उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। वे गॉड्स फॉल्ट का फ़ायदा उठाना चाह रही थी और अब मैं उनकी नीली बत्ती का फ़ायदा उठाने में लग गई। अंततः एक दिन न्यूड पेंटिंग की सीरीज़ के लिए अपनी सहमत देते हुए मैंने एक प्रस्ताव भी रखा कि आंटी, उस दिन जो मजाक में कहा था, आज पूरी गंभीरता के साथ कह रही हूँ कि इस सीरीज़ को बजाय सिर्फ मेरी सीरीज़ के मिनिसा और मेरी सीरीज़ बनाएं, तो सही मायने में आर्ट की दुनिया में तहलका मचेगा। आप कुछ असाधारण कर पाएंगी।
और प्रदर्शनी यहाँ के बजाय मुंबई या दिल्ली में रखें, जिससे सही एक्सपोजर मिल सके। मेरी बात सुनकर वह बोली, तनु सच यह है कि इसके डैडी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुम यदि खुशी खुशी तैयार हो तो ठीक है। हाँ, प्रदर्शनी की जहाँ तक बात है तो यदि तुम तैयार हो तो इस सीरीज़ की प्रदर्शनी अमेरिका में होगी। मिनिसा के डैडी वहाँ सब कुछ अरेंज कर देंगे। तुम तैयार होगी तो तुम्हें भी ले चलेंगे। इससे यहाँ किसी को तुम्हारे बारे में पता चलने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरे जो इनकम होगी उसमें भी तुम्हारा शेयर होगा। उस दिन जब आंटी गई तो मुझे लगा कि वो भारी मन से गई हैं। मुझे अपनी भविष्य की योजनाएं मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह निकलती लगी। तो अगले दिन मैंने प्रदर्शनी अमेरिका में ही हो इस शर्त पर आंटी की किसी भी पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करने की सहमति दे दी। सोचा जब पेंटिंग के लिए ही पहले ही न जाने कितनी बार माँ बेटी के सामने निर्वस्त्र हो चुकी हूँ तो और बार बार करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। माँ बेटी भी तो मेरे सामने निर्वस्त्र हो चुकी हैं, भले ही यह उनका एक हथियार था मुझे कन्विंस करने के लिए। आखिर भगवान की भूल का परिणाम इस शरीर का कुछ तो प्रयोग हो। इसे एक ठूंठ सा छोड़ देने से क्या फ़ायदा, छोड़ देने का क्या फ़ायदा। फिर मैं अपनी योजना अनुसार जुट गई अपना मिशन पूरा करने में। संस्था के काम में सरकारी नौकरी के कारण कोई विघ्न बाधा न आए, इसका तरीका आंटी के पति महोदय बताते रहे। अनाथालय की बिल्डिंग कछुआ चाल से बनवाती रही। जब तक वह कुछ काम लायक बन पाई तब तक 6 साल निकल गए। आंटी के काम की भी यही गति रही और वह अलग अलग पोज में मेरी बमुश्किल 37 पेंटिंग्स बना पाई। मुझे पहली 2-4 पेंटिंग के अलावा किसी में कुछ भी नयापन नज़र नहीं आया। हाँ, इस बीच मिनिसा ने अलग अलग पोज में मेरी 50 से ऊपर पेंसिल स्केच बना डाले, जो वाकई शानदार थे। मिनिसा मुझसे ज़्यादा देर तक मेहनत नहीं करवाती थी। वक्त ज़्यादा लगने का कारण यह भी था कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। शुरू में मैं डरी थी कि माँ बेटी उत्साह में यह सब कहीं किसी को दिखा ना दें, लेकिन फिर उन्हें हिफाजत से इन पेंटिंग्स के लिए ही विशेष रूप से बनवाए गए बक्सों में बंद करते देखकर डर खत्म हुआ था। आंटी के हस्बैंड भी आर्ट और आर्टिस्ट के बड़े कदरदान थे, तो काम सारा अच्छा चलता रहा। काम की प्रतिमा बेटी का समर्पण देखकर मुझे भी अपने उद्देश्य को पूरा करने की प्रेरणा मिलती रही। समय या लापरवाही के कारण मेरे शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन, मोटापा न आ जाए, इसके लिए मुझे योग करने, संतुलित आहार लेने का एक तरह से माँ बेटी ने आदी बना दिया था। मैं इसे किए बिना रह ही नहीं सकती थी। इसका मुझे रिजल्ट दिख रहा था कि इन 6 वर्षों में भी मेरे शरीर कार्य में कोई बड़ा फर्क नहीं आया था। माँ बेटी भी यह सब करके अपने को मेंटेन किए हुई थी। ऐसे ही देखते देखते 1 वर्ष और बीत गया। एक दिन एक और पेंटिंग पूरी कर माँ बेटी और मैं आर्ट रूम में ही बैठी कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी कि तभी आंटी अचानक ही बोली, तनु तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना है। संभव है कि इस साल के अंत तक अमेरिका चलना पड़े। हम लोग वहाँ प्रदर्शनी की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो वहाँ हमारी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन आंटी आपकी 50 पेंटिंग भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो वह बोली, मेरी और मिनिसा की मिलाकर 100 हो रही हैं, इतने से ही काम आगे बढ़ाएंगे। 100 के चक्कर में अभी न जाने कितने और साल लग जाए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कभी बाहर गई नहीं। तो वह बोली, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम तो हमारे साथ रहोगी, सब कुछ हम अरेंज करेंगे, तुम्हें बस साथ चलना है। मैं अपनी सहमति देकर चली आई। आंटी ने अपने कहे अनुसार जल्दी ही पासपोर्ट भी बनवा दिया। फिर एक दिन बोली कि तनु, इस दिवाली के अगले ही दिन हम लोगों को अमेरिका चलना है। मैं, तुम, मिनिसा और उसके डैडी साथ चल रहे हैं। 2 लोग और भी हैं, बाकी लोग वहीं हैं। सब कुछ अब कुछ ही महीने हैं जब तुम आर्ट की दुनिया में छा जाओगी। मैंने कहा, आंटी आप दोनों भी? तो वह बोली, हाँ हम तीनों। उस दिन मैं बहुत खुश थी। गॉड्स फॉल्ट अमेरिका जाएगी, मगर यह सोच कर बार बार शर्म महसूस कर रही थी कि मिनिसा के फादर उनके सामने कैसे फेस करूँगी। पेंटिंग्स के जरिए तो मैं एक तरह से उन सब के सामने नग्न ही रहूँगी। इस सारी उधेड़बुन के बीच सारी तैयारियाँ चलती रहीं।
वहाँ के मौसम के हिसाब से मेरे कपड़े भी आंटी ही अरेंज कर रही थी। इस बीच आर्ट के बारे में जो भी लिटरेचर जानकारी मुझे मिली उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की। एक चीज़ यह भी समझी कि आर्टिस्ट अपने मॉडलों को तो लोगों के सामने इस तरह लाते नहीं, आंटी क्यों ला रही हैं। फिर सोचा हो सकता है कि ऐसा होता ही हो, किताबों में सब कुछ तो नहीं मिल जाता। एक बार फिर भाद्रपद महीना पितृपक्ष को लेकर आ गया। माता पिता को श्राद्ध देने, पिंडदान देने का वक्त मैं हर साल यह सब पहली बार की तरह करती आ रही थी। हर बार वही रस्म निभाती थी, लेकिन मैं यह सब रस्म समझ कर नहीं, इस यकीन के साथ करती थी कि भगवान की भूल को इस पृथ्वी पर लाने वाले मेरे पूज्य माता पिता को यह सब मिलता होगा। वह ऊपर से देख रहे होंगे कि उनकी धन किसी की मोहताज नहीं है, बौनी है, मगर उसके इरादे और काम बहुत ऊंचे हैं और ऊंचे होते ही जाएंगे। वह किसी के बताए रास्ते पर नहीं, अपने बनाए रास्ते पर ही चल रही है, चलती रहेगी। भले ही पौराणिक आख्यान श्राद्ध के लिए पुत्र का होना अनिवार्य मानते हों, लेकिन यह जरूरी तो नहीं। आखिर पुत्री भी तो उसी माँ बाप की संतान है। अगर पुत्र के लिए पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण है, तो यह पुत्री के लिए क्यों नहीं हो सकते। माँ बाप उसे भी तो जन्म देते हैं, वह भी तो माता पिता की संतान है, वह भी तो इसी ब्रह्मांड में है, उसी ब्रह्मांड रचयिता की व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें पुत्र है। और यह पौराणिक धर्म ग्रंथ भी तो माँ बाप की पूजा को सबसे बड़ी पूजा मानते हैं। यह सबसे बड़ी पूजा पुत्री क्यों नहीं कर सकती। मैं यह पूजा करके अपने माँ बाप के ऋण से ऋण होने का अधिकार ठीक वैसे ही रखती हूँ जैसे पुत्र रखते हैं। इसलिए मैं किसी सूरत में यह करती रहूंगी। मेरे काम को हर साल पास पड़ोस के लोग आश्चर्य से देखते थे। मैं माँ बाप के इस कष्ट का भी निवारण पूरी तरह करूंगी कि उनके पुत्र नहीं है। कौन उन्हें पिंडदान करेगा, कौन गया जाएगा। पहला काम पिंडदान तो मैं करती आ रही, अब गया जाऊंगी। इस बार वहीं अपने माँ बाप का पिंडदान करूंगी, गया करके आऊंगी। कहते हैं कि लड़कियां नहीं जाती, मगर मैं जाऊंगी। वहाँ पंडित पुरोहितों ने अड़चन पैदा की तो खुद ही सब कुछ करके आऊंगी। किताबें ला कर रट डालूंगी, वहाँ पिंडदान करने की सारी विधि जानकर और सारा सामान लेकर जाऊंगी। बहुत सी जानकारी जानने समझने के बाद जब मैंने यह बात ननकई से शेयर की, जिन्हें अब मैं मौसी कहती थी, तो उनका मुंह आश्चर्य से कुछ देर खुला रहा। फिर बोली, अरे लड़की जात इतनी दूर कैसे जाओगी। फिर उन्होंने वहाँ के पंडों तमाम तरह की दुश्वारियों के वृत्तांत ऐसे बताया मानो सब उनका आंखों देखा हो। इस पर मैंने उन्हें समझाया, देखो मौसी, यूँ तो कहीं भी पितृपक्ष में श्राद्ध करा जा सकता है। पौराणिक आख्यान इसकी महत्ता के वर्णन से भरे पड़े हैं। गया में श्राद्ध की अहमियत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकती हो कि यहाँ पितृपक्ष ही नहीं, किसी भी समय श्राद्ध कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का यहाँ पिंडदान किया था। फिर मैंने उन्हें यह सुनाकर चकित कर दिया कि गया सर्वकालेषु पिंड ददादीपोच्छड़म। मगर मौसी अड़ी रही, तो मैंने कहा, देखो मौसी, मैंने अब तक बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से पाप किए हैं। मैं तर्पण करके उनसे मुक्ति पाना चाहती हूँ। इसके लिए भी मैंने उन्हें यह श्लोक सुनाया कि एकैकस्य तिलय मिर्षि मिस्त्रात्रीं स्त्रीं ददाजस्सलाजिजलीना यावजीव कृतं पापं तच्छणावदिवो नश्यन्ति। मौसी को इसका अर्थ भी बता दिया कि जो भी अपने पितरों को तिल मिलाकर जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से लेकर तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। अतः मौसी, मैं यह सब अवश्य करूंगी। सोचा कि मौसी बहुत परंपरावादी है, वेद पुराणों की बातों को ब्रह्मवाक्य मानती है। उनको अगर इन ग्रंथों की बातें ही बताओ तभी मानेंगी। यह सोचकर मैंने जो कुछ पढ़ा था, सुना था, वह मौसी को बताने लगी।
देखो मौसी, मैं नहीं कहती कि तुम मेरी किसी बात पर यकीन करो, लेकिन तुम वेद पुराणों की बात तो मानोगी। इस पर मौसी दोनों हाथ जोड़ती हुई बोली, अरे मेरी बिटिया, कैसी बात करती हो? भगवान की कई बातों पर संदेह करके नरक में जाना है क्या? अरे ना जाने कौन सा धर्म पाप किए थे कि इस जन्म में इतना दुख झेल रहे हैं। अब जीवन में कभी चैन की सुख की एक सांस न मिलेगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो मौसी? तो मौसी रो पड़ी। आंचल के कोर से आंसू पोंछती हुई बोली, अरे बिटिया, विधवा को जीवन में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया है प्रभु ने। मैं उनका दुख देखकर खुद भी भावुक हो गई, लेकिन जल्दी ही अपने को संभालते हुए कहा, मौसी, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत सी परंपराएं और दुख तो हम अनजाने में खुद ही ढोते रहते हैं। किसी वेद पुराण में नहीं लिखा है कि विधवा जीवन भर आंसू बहाए। या तो समय परिस्थितियों के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और रीत परंपराएं बनती बिगड़ती हैं। अब श्राद्ध को ही ले लो, आज कितने तरह के आडंबर किए जाते हैं, लेकिन जानती हो, वेद पुराणों में पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराणों के ज़माने में नियम यह था कि उचित समय में शास्त्रों में दिए गए विधि विधान के अनुसार इसके लिए जो भी मंत्र हैं उनको बोलते हुए दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दी जाए, यही श्राद्ध है। लेकिन आजकल तो देख ही रही हो मौसी, यह जानकर भी आश्चर्य करोगी कि आज यही समझा जाता है कि पितृपक्ष में ही श्राद्ध किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्राद्ध 3 तरह से 3 अवसरों पर किया जाता है। पहला तो पितृपक्ष में है ही, जिसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसी तिथि को करते हैं जिस तिथि को व्यक्ति इस लोक को छोड़कर परलोकवासी होता है। इसके अलावा मौसी, किसी मनौती के पूरा होने के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसको काम्य श्राद्ध कहते हैं, या केवल लोहड़ी नक्षत्र में ही किया जाता है। अब तुम ही बताओ मौसी, तुमने कभी सुना था कि मनौती पूरा करने के लिए भी श्राद्ध किया जाता है? मौसी मेरी इस बात पर आश्चर्य मिश्रित भाव में बोली, मैं तो यह पहली बार सुन रही हूँ। अपनी बात का अनुकूल प्रभाव पड़ते देख मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मौसी इतना ही नहीं, जब घर में खानदान में कोई शुभ काम होता है या पुत्र का जन्म होता है तो भी श्राद्ध करते हैं। इस तीसरे श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। मगर आजकल इस तरह का श्राद्ध करते पाया है किसी को? असल में मौसी, इंसान अपनी सुविधा अनुसार चीजों को बनाता बिगाड़ता रहता है। मेरी बात पूरी होते ही मौसी अपने गांव के पंडित पर नाराजगी जाहिर करती हुई बोली, लेकिन बिटिया, गांव में तो पंडित जी ये सब कबू नहीं बताएंगे। उनके संशय को और दूर करते हुए मैंने कहा, मौसी मैं यही तो बता रही हूँ कि सब अपनी सुविधा अनुसार अपना फायदा देखते हैं। श्राद्ध की सबसे बड़ी बात तुम यही समझ लो कि यह केवल 3 पीढ़ियों पिता, बाबा और परबाबा के लिए ही होता है। बाकी हमारे जितने भी पूर्वज उसके पहले के हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व हमारे ये तीनों पूर्वज ही करते हैं। इसी कारण इन तीनों को ही पुराणों में बहुत महत्व दिया गया है। पिता को वसु, बाबा को रुद्र और पर बाबा को आदित्य कहा गया है। यही तीनों हमारे श्राद्ध को बाकी सभी पितरों तक ले जाते हैं। मैं यह सब कहने के साथ सोच रही थी कि मौसी अब तक मेरी बात से सहमत हो गई होगी, लेकिन अगले ही पर उसने एक और यक्ष प्रश्न सामने रखा कि बिटिया, तुम कह तो सब ठीक रही हो, लेकिन तुम ठहरी कुंवारी कन्या, तुम गया करो या ठीक नहीं लग रहा? कुंवारी कन्या श्राद्ध करे या कभी सुना ही नहीं दिया? वो अभी गया मैंने मौसी की इस बात से उत्पन्न अपनी खींच को पहले अंदर जज्ब किया, फिर यह भी सोचा कि मौसी को कन्विंस करना आसान नहीं है। पढ़े भले ही कम हो, लेकिन कड़ी बहुत ज्यादा है। मुझे शांत देखकर मौसी तुरंत बोली, बिटिया गुस्सा हो गई क्या? माहौल गड़बड़ाए ना, यह सोचकर मैंने पट से कहा, मौसी तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं तो यह बताने जा रही थी कि श्राद्ध केवल पिता अपने पुत्र के लिए नहीं करता, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए नहीं कर सकता।
और पत्नी यदि निसंतान मरी है तो पति उसके लिए श्राद्ध नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सभी कर सकते हैं। कुंवारी कन्या भी कर सकती है, गया भी जा सकती है। केवल दूसरे की जमीन, दूसरे के मकान में श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। गया सार्वजनिक स्थल है, ऐसी हर जगह श्राद्ध किया जा सकता है। यह बात पूरी करते हुए मेरे मन में यह बात भी पल भर को कौंधी कि अब मैं कुंवारी कहाँ। अपना कुंवारापन तो कब का मैं डिम्पू को सौंप चुकी। मौसी के चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वह अभी असमंजस में है, तो मैंने वह किताब खोलकर मौसी को उन पन्नों को पढ़ाया जिनमें माता माँ श्राद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया था कि पुत्री अपने पिता और नाती अपने नाना का तर्पण कर सकती है। किताब में लिखा देखकर मौसी का असमंजस काफी हद तक दूर हो गया। लगे हाथ मैंने वह लाइन भी पढ़ दी जिसमें अग्नि पुराण का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। मौसी अंततः सहमत हो गई कि मैं गया जा सकती हूँ। इतनी बात कर मैं यह अच्छी तरह समझ गई थी कि मौसी उतनी नासमझ नहीं है जितना मैं उसे समझती हूँ, बल्कि सही मायने में उसके सामने नासमझ तो मैं हूँ, जो यह आज तक समझ नहीं पाई थी और आज समझ रही हूँ। जबकि यह उसी दिन समझ लेना चाहिए था जिस दिन प्रदर्शनी में मेरा पेंसिल स्केच देखने के बाद 2 दिन बाद ही उसने यह प्रश्न पूछा था कि बिटिया, इन लोगों ने तुम्हारा ऐसा फोटो क्यों बनाया? इनको शर्म नहीं आई तुम्हारी नंगी फोटो बनाते, और तुमने मना क्यों नहीं किया? मेरी इस बात पर भी तब उसने बहस की थी कि फोटो में केवल चेहरा मेरा है, बाकी तो उसने ऐसे ही कल्पना से बना दिया है। तब मौसी बड़ा साफ बोली थी कि लेकिन बिटिया, दुनिया तो उसे तुम्हारा ही बदन मानेगी ना, तुमको मना करना चाहिए था। मौसी की इन बातों से मुझे तभी उसकी समझ का लोहा मान लेना चाहिए था। जितनी तेजी से मेरे मन में यह बातें आई, उतनी ही तेजी से उन्हें किनारे करते हुए मैंने कहा, मौसी, एक बढ़िया SUV टाइप टैक्सी किराए पर लेते हैं, तुम भी अपने बच्चों के साथ चलो। लगे हाथ तुम्हारा बेटा अपने पिता का गया कर आएगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। डिम्पू को भी साथ ले चलेंगे। यह सब सुनने के काफी देर बाद आखिर वह तैयार हुई तो पैसे की दिक्कत आन पड़ी। मैंने क्योंकि यह तय कर लिया था कि हर हाल में जाऊंगी, तो कहा कि पैसा मैं उधार दूंगी, क्योंकि यह तुम्हें अपने पैसों से करना है। इतना ही नहीं, तुम सिर्फ इतना ही करोगे जितना वहाँ पंडों वगैरह को देना है। बाकी आना जाना, खाना पीना, ठहरना, यह सब मेरे खर्चे पर। इसके बाद मौसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह तैयार हो गई। अब मैंने गाड़ी के लिए चित्रा आंटी से मदद मांगी। अंकल ने अपने प्रभाव से एक बड़ी गाड़ी नाम मात्र के किराए पर दिलवा दी। उनके सहयोग से खर्चा आधा से भी कम हो गया था। मेरे इस निर्णय से वह भी आश्चर्य में थी। उनका भी मन यही था कि न जाऊं, मगर मेरा निर्णय अटल था। मैंने डायरी में एक पूरा प्लान बनाया। ऑफिस में जानते हुए भी केवल हफ्ते भर की छुट्टी की एप्लीकेशन दी। मौसी से भी यही कराया। मैंने सोचा आगे जैसा होगा फ़ोन पर बता देंगे। सारी तैयारियों के साथ पितृपक्ष के तीसरे ही दिन मौसी के परिवार डिम्पू के साथ गया के लिए चल दी। चित्रा आंटी ने बड़ी आरामदायक नई SUV भेजी थी। ड्राइवर भी सीधा लग रहा था। निकलने से पहले मैंने उन्हें गाड़ी भेजने के लिए धन्यवाद दिया। तब उन्होंने कहा, जहाँ भी रुकना फ़ोन करती रहना, बताती रहना। उनके इस व्यवहार से हम भी सभी बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। लखनऊ से निकलने के बाद मैं वाराणसी पहुंची और रात सबने वहीं एक होटल में गुजारी। आंटी को जब बताया तो उन्होंने होटल के मैनेजर से अपने पति की बात करा दी। उसके बाद तो उसने हम सब का बहुत बढ़िया आदर सत्कार किया और चलते वक्त बिल में 10% कमी कर दी। बनारस की महिमा पापा से बहुत सुनी थी, इसलिए एक दिन वहाँ रुकी और जितना घूम सकती थी घूमा।
तभी यह भी मालूम हुआ कि यही वह पिशाच मोचन है जहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है। यही मैंने पितरों के प्रेत बाधाओं के बारे में भी जाना, यह भी कि यह प्रेत बाधाएं सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की होती हैं। बनारस में और रुकने का तो मन था, लेकिन मंजिल मेरी गया थी, तो अगले दिन मैं गया पहुंच गई। बनारस तक ठीक ठाक पहुंची मौसी वहां से गया पहुंचने तक रास्ते भर उल्टी करती गई। गया पहुंचकर सबने होटल में रात और अगला पूरा दिन आराम करके रास्ते की थकान उतारी। हालांकि मेरा दिन भर आराम करने का मन नहीं था। इस बीच मेरा ध्यान पैसे पर भी था, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से खत्म हो रही थी। दूसरे दिन मैं गया नगरी में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए होटल से सबको लेकर सुबह ही चल दी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बहुत कुछ बड़ा काम कर लिया है, लेकिन कुछ ही घंटों में यह भाव तब तिरोहित हो गया जब पवित्र फल्गु नदी के तट पर लोगों को असीम श्रद्धा सादगी के साथ श्राद्ध करते देखा। मन ठहर सा गया उस नदी के तट पर कि यही तो वह तट है जहाँ भगवान राम ने भी श्राद्ध किया था और भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस को मारकर इस धरती को उसके पापों से मुक्ति दिलाई थी। तभी से इसका नाम गया पड़ गया। मैं हर बाधा पार कर पहुंच के गया और मुझे वहाँ के दृश्य एक अलग ही अनुभव दे रहे थे। साथ ही यथार्थ से सही मायने में सामना भी शुरू हो गया। वहाँ एक के बाद एक दिक्कतें आनी शुरू हुई। मेरी दिक्कतें हर इंसान से कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि एक तो लड़की, ऊपर से मिस्टेक ऑफ गॉड। मगर मैं अडिग थी। मैंने हर बाधा का रास्ता निकाला और सारी रस्में पूरी की, सिर भी मुड़वा दिया। मैं वहाँ हर किसी के लिए एक अजूबा थी और अजूबा ही कर रही थी। मौसी का लड़का सिर नहीं मुड़वाना चाहता था। उसे अपनी प्यारी हेयर स्टाइल से बिछुड़ना सहन नहीं हो रहा था। माँ और मेरे दबाव से माना। वह मुझे दीदी कहता था, मगर सिर तभी मुड़वाया जब मैंने यह कह के दिया कि यदि तुम अपने फादर से प्यार नहीं करती हो तो मत मुड़वाओ। मेरी इस बात का उस पर बिजली सा असर हुआ। इसके बाद मैं 30 मीटर ऊंचे विष्णु पद मंदिर गई, जो भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बना है और उनके पांव के 40 सेंटीमीटर लंबे निशान हैं। इसके बाद मैं बाड़ासुर के बनवाए गए शिव मंदिर, मोरहर नदी के किनारे शिव मंदिर, कोटेश्वरनाथ, सोन नदी के किनारे सूर्य मंदिर और फिर ब्रह्म योन पहाड़ी पर बने शिव मंदिर जाकर भी पिंडदान किया। वहीं पर मुझे पता चला कि इसका वर्णन रामायण में भी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 440 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। इसके बाद पहाड़ पर ही मंगला गौरी मंदिर भी गई, मगर बराबर गुफा के लिए हिम्मत ना कर सकी, क्योंकि यहाँ कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इन सब जगहों पर जाने, रस्मों को निभाने में मेरा पैसा तो खूब लगा ही, समय भी 4 दिन लग गया। 440 सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के बाद हमने पूरा एक दिन आराम किया था। दान पुण्य करने किसी तरह के खर्च में मैंने कहने भर को भी कंजूसी नहीं की। जी खोल कर किया कि किसी को यह ना लगे कि साथ ले आई, लेकिन हाथ समेट लिया। लेकिन इससे आखिरी दिन एक समस्या खड़ी हो गई। वापसी में रास्ते भर के लिए और आखिर में जिस होटल में रुके थे उसका बिल देने को जितना पैसा चाहिए था, मेरे पास उसका आधा भी नहीं था और एटीएम कार्ड 3 दिन पहले ही गलती से ब्लॉक हो गया था। सोचा मौसी से कहूँ, उसके पास इतना है कि अगर दे देंगी तो किसी तरह काम चल जाएगा, मगर डर गई कि मौसी कहीं कुछ और ना सोच ले। होटल के अपने कमरे में इसी उधेड़बुन में परेशान थी कि अब क्या करूं, मगर भगवान ने ज़्यादा देर परेशान नहीं किया, रास्ता सुझा दिया। मेरा हाथ अचानक ही अपनी कमर में सोने की पहनी करधनी पर चला गया, जो मैं बचपन से पहनती आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, करधनी रुमाल में लपेट कर पर्स में रखी और मौसी को लिया। गाड़ी निकलवाई और शहर में जौहरी की दुकान ढूंढ ढांड कर बेच कर आ गई।
अब मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा था। मौसी को कर्दनी बेचने की बात दुकान में काउंटर पर ही पता चली। दुकानदार की सशंकित नज़रें भी मैं देख रही थी। मौसी होटल पहुंचने तक बड़बड़ाती रही, या तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे पता होता तो कभी न करने देती। मैं उन्हें चुपचाप सुनती रही। बस मन में इतना ही आया कि मेरे लिए उस कर्दनी का मतलब भी क्या था। जब घर के सारे गहने पहले ही बेच डाले थे तो एक इसी को क्यों रखती। डिम्पू गाड़ी में आगे बैठा था। उस पर नज़र जाते ही मन में यह भी आया कि माँ बाप के अलावा यही जानता था उस कर्दनी के बारे में। उन अंतरंग क्षणों में बदन पर तरह तरह से उलटता पलटता खेलता था उससे। चलो फुर्सत मिली उससे भी। अब यह मेरे बदन पर किसी चीज़ से खेल कूद नहीं कर पाएगा। मैं एकदम निश्चिंत थी। होटल के सारे पेमेंट वगैरह कर चल दी वापसी के सफ़र पर। मैंने वहाँ जितना दानपूर्ण स्नान हो सकता था वह सब किया, कुछ भी बचाया नहीं। डिम्पू और उससे ज़्यादा गाड़ी के ड्राइवर को मैंने अपनी ओर बार बार कनखियों से देखते पाया तो मैंने कह दिया, मैंने कोई आश्चर्यजनक काम नहीं किया है। मैं भी तो आखिर अपने माँ बाप की ही संतान हूँ। लड़की हूँ तो क्या, आखिर हूँ तो उन्हीं की औलाद। ड्राइवर मेरी इस बात पर हाथ जोड़कर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भाग्यशाली हैं आपके माँ बाप जो उन्हें ऐसी संतान मिली। वह वास्तव में मुझसे डर गया था कि मैं कहीं लौटकर उसकी शिकायत न कर दूं। लेकिन उसकी भाग्यशाली वाली बात मुझे पिंच कर गई। काहे का भाग्य, भगवान की भूल या उनकी दी कोई सजा जिसका परिणाम थी मैं। मेरे माँ बाप इसके कारण हर पल घुट घुट कर मरते रहे। मेरे सामने ही देखते देखते बीमारी से लड़ते जूझते तड़पते उम्र से बहुत पहले ही मर गए। आखिर एक पल भी उन्हें चैन संतोष की एक सांस नसीब नहीं हुई। मैं आखिर यह सब जो कर रही हूँ, यह सब उनके काम आएगा भी या भला कौन जानता है। यह तो बस मन का एक विश्वास है, श्रद्धा है, और क्या। एक उस बात ने मेरा मन बड़ी देर तक फैसला कर दिया। लेकिन लखनऊ वापस घर पहुंचकर एक संतोष था कि मैंने जो चाहा पूरा कर लिया। मौसी रास्ते से लेकर घर तक न जाने कितनी बार आशीर्वाद देती रही, आभार जताती रही कि बिटिया तुम्हारी वजह से हम अपने आदमी का तर्पण गया में करवा पाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। आने के बाद सब ने 2-3 दिन यात्रा की थकान उतारी। छुट्टियां पहले ही काफ़ी खत्म हो चुकी थी, इसलिए चौथे दिन ऑफिस पहुंच गई। वहाँ वह पूरा दिन लोगों के तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर देते ही बीता। किसी ने हिम्मत की दाद दी, किसी ने सराहा, किसी ने कहा औलाद हो तो ऐसी। तो सुनने में यह भी आया कि ज़्यादातर ने कहा अरे पगलिया है पगलिया। किसी ने कहा अपने बौनेपन के कुंठा मिटाने का उसका यह तरीका है। पल भर में ही यह बातें दिल को चीरती चली गई, लेकिन ऐसी और न जाने कैसी कैसी बातों की तो आदि तो मैं बचपन से ही हो गई थी। सो पल भर के दर्द के बाद सब सामान्य हो गया। आने के हफ्ते भर बाद ही चित्रा आंटी मिनिशा अमेरिका यात्रा की तैयारियों को लेकर कुछ बात करने घर आ गई। माँ बेटी मुझे देखते ही एकदम अवाक सी रह गई। आंटी बोली, तुमने ये क्या किया। मैंने पहले उन्हें बैठने को कहा, फिर सारी बात बता दी तो उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, ओह मुझसे गलती हुई, तुमसे उसी समय बात करनी चाहिए थी। अब अमेरिका जाने के लिए वक्त ही कितना बचा है। फिर आंटी ने तमाम बातें कहीं जिनमें अफसोस गुस्सा दोनों झलक रहा था, जिनसे मुझे भी थोड़ी झुंझलाहट हो रही थी। फिर भी माहौल को हल्का करने की गरज से मैंने कहा, आंटी कुछ पेंटिंग्स इस लुक में भी बना डालिए। वह इस बात पर एक उड़ती नज़र मुझ पर डालकर बोली, तुम समझ पा रही हो तनु तुमने क्या कर डाला। कर देखते हैं कैसे मैनेज किया जाए। दोनों के जाने के बाद मैंने सोचा कि दोनों इतना पैसा खर्च कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे प्रदर्शनी में मेरे जाने का कोई मतलब है, पता नहीं आंटी मुझे क्यों ले जाना चाहती हैं।
यह सनसनी पैदा करने का उनका एक तरीका भी हो सकता है। कुल मिलाकर मैं बड़े तनाव में आ गई। मौसी गया से आने के 5-6 दिन बाद ही अपने बच्चों के संग कुछ दिन के लिए गांव चली गई थी। उनके जाने के बाद खाना पीना सब होटल से मंगवाती थी। डिम्पू ले आता था। मौसी के आने के बाद किचन में जाने का मन ही नहीं करता था। उस दिन आंटी की बातों से मन बहुत खराब हो गया था। मौसी ने शाम को अगले दिन आने की सूचना दी थी। उस रात को डिम्पू को मैंने साथ सोने के लिए फिर अपने कमरे में बुला लिया था। इस रिश्ते ही के कारण तो उस कर्दनी के बारे में वह जानता था। उसके साथ यह रिश्ता माँ की मौत के 1.5-2 बरस बाद ही बन गया था। जब यह रिश्ता बना था तो उसके कुछ महीने पहले ही मैं इसी डर से उसे निकाल कर बुजुर्ग ड्राइवर रखने की सोच रही थी कि घर में अकेले उसके साथ रहते ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन जो डर था आखिर वह हो ही गया और मौसी भी यहाँ आने के कुछ समय बाद ही यह जान गई थी। डिम्पू से पहली बार जब यह रिश्ता बनाया था वह आज भी ज्यों का त्यों याद है। हर तरह से हैरान परेशान में काटने को दौड़ता घर भावनाओं के ज्वार में चरम पर पहुंचने पर उसे बुला लिया था कमरे में। कई बार कहने पर भी उसने उसे हिचकते देखकर मैंने उसका हाथ पकड़कर बैठाया था बेड पर। फिर 2 मिनट भी खुद को रोकना मुश्किल हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि डिम्पू को सहारा बनाने में कोई खतरा नहीं है। मैंने वैसे ही अपने में उसे संभाल लिया था। उसने मुझे नाजुक फूल सा ऐसे संभाला था कि मैं सुध बुध खो बैठी थी। पहली बार की आक्रामकता, उतावलापन कहीं कुछ नहीं था उसमें। वह इतना मैच्योर, इतना समझदार होगा इसकी मुझे कल्पना भी न थी। उस पूरी रात मैंने उसे अपने साथ रखा था। फिर यह सिलसिला चल निकला था। उसके साथ ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने 20-20 में कई बार सोचा कि बना लूँ इसे अपना जीवन साथी। कब तक छिपती छिपाती रहूंगी। मगर यह सारा सपना पलक झपकते टूटकर बिखर जाता जो ही अपनी हालत का ख्याल आता। फिर एक दिन तय कर लिया कि जब तक चल रहा है ऐसे तब तक चलाऊंगी, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने एक सीमा बना ली कि जब मैं चाहूंगी तभी डिम्पू मेरे कमरे में आ सकेगा, मुझे पा सकेगा, नहीं तो नहीं। उसने 1-2 बार जब मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ भी पा लिया तो अगले दिन उसके साथ किसी और बहाने से बड़ी सख्ती से पेश आई। गीता का सहारा लेकर उसे इतना टाइट किया कि उसकी आत्मा भी कांप उठी। फिर तो वह उस मशीन की तरह हो गया जो सिर्फ मेरे इशारे पर सक्रिय होती। ऐसी मशीन जिसे मैं अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करती। मौसी भी उससे बराबर सतर्क रहने और इसका ध्यान रखने की सलाह देना ना भूलती कि बच्चे का ध्यान रखना। वह भी धोखे से उस रात आ पहुंची थी कमरे में जब मैं डिम्पू के साथ थी। उस रात सालों बाद घर में मैं और डिम्पू ही थे तो मुझे मशीन की ज़रूरत पड़ी और मैंने बुला लिया था रात भर के लिए कमरे में। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए बेमन से तैयार हो रही थी। मौसी के दोपहर तक आने की सूचना थी। कमरे में कपड़े पहन रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। मन खिन्न था सो फ़ोन रिसीव नहीं किया। कपड़े पहन चुकी थी कि तभी घंटी फिर बजी। यह सोचते हुए मैंने फ़ोन उठा लिया कि कहीं मौसी का फ़ोन तो नहीं है, उसका प्रोग्राम चेंज हुआ हो। घर जाने के बाद वह अक्सर यही करती है। फ़ोन उठाती ही उधर से 5-6 वर्ष के बच्चे की आवाज़ आई, पापा कहाँ हो? मैंने कहा पापा, यहाँ कोई पापा नहीं है। उसके पीछे भी कोई बच्ची बोल रही थी। वह फिर बोला, पापा से बात करनी है, मम्मी को चोट लग गई है, रो रही हैं। तो मैंने कहा पापा का नाम क्या है? तो उसने कहा देवेंद्र। तो मुझे एक झटका सा लगा, देवेंद्र? उसकी तो शादी ही नहीं हुई। उससे बार बार पूछा तो उसने यही बताया। कन्फर्म हो जाने पे कि देवेंद्र शादीशुदा है, कई बच्चों का पिता है, मेरा खून खौल उठा। मैं चीख पड़ी, डिम्पू। वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मेरे तमतमाए चेहरे को देखकर सहमता हुआ बोला, जी। मैंने कहा, लो अपने बेटे से बात करो, तुम्हारी बीवी को चोट लगी है।
मेरी बात सुनते ही उसे काटो तो जैसे खून नहीं। बीवी के घायल होने की सूचना और झूठ पकड़े जाने की एक साथ दोहरी मार से वह पस्त हो गया। रिसीवर लेकर हाँ हूँ में कुछ बात की और फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही मैंने दांत पीसते हुए चीखी और बोली, कमीने धोखेबाज नीच इतने सालों से ठगता रहा मुझे, लूटता रहा मुझे, झूठ बोलता रहा कि मेरी शादी नहीं हुई। मेरा गुस्सा देखकर वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, मगर मैं आप ही से बाहर हुई तो हो गई। कहा कि इसके पहले कि मैं पुलिस बुलाकर चोरी रेप आदि के केस में तुझे अंदर करा कर तेरी जिंदगी जेल में सड़ा दूं, तू अपना टंडीला बटोर कर चला जा यहाँ से, दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत पड़ना। वह डर के मारे कांप रहा था। गीता से उसकी आत्मा पहले ही कांपती थी। जब वह चला गया तो मैं अपने कमरे में पड़ी रोती रही। मैं इस तरह ठगी जाऊंगी इसकी कल्पना भी ना की थी। ऑफिस नहीं गई और कुछ खाया पिया भी नहीं। दोपहर होने तक मौसी आ गई। उसने मेरी सूजी आंखें चेहरा देखा तो बच्चों को ऊपर भेज चिपका लिया अपनी छाती से, जैसे कभी माँ चिपका लिया करती थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सब बता दिया उन्हें, जिसे सुनकर वो भी अचंभे में पड़ गई। उन्होंने कहा, अच्छा किया निकाल दिया, कमीने की नज़र मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। करीब 3 बजे शाम को उन्होंने खाना बनाया, तब उनकी बड़ी जिद के बाद मैंने थोड़ा सा खाया। मैं अगले 3-4 दिन ऑफिस नहीं गई। मौसी जाती रही, तबीयत खराब होने की सूचना भेज दी थी। 2 दिन बाद मुझे एक और दिल दुखा देने वाली खबर अखबार में मिली कि मिनिसा के फादर से कई और आला अफसर अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिए हैं। मतलब साफ तौर पर अमेरिका यात्रा कैंसिल। मेरे अनाथालय वाले प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ना था। जल्दी जल्दी इन 2 आघातों ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं एकदम अपने खोल में सिमट कर रह गई, मगर अनाथालय के काम पर रेंगती से बढ़ती रही। एक एक कर बाधाएं पार करती गई और जीवन के 6 साल और पार कर गई। इस बीच मौसी का बेटा ग्रेजुएशन करने के दौरान ही संयोग से सिपाही में भर्ती हो गया और सफल रहा। फिर उसकी शादी हो गई और वह अपनी तैनाती वाले जिले में रहने लगा। लड़की पढ़ने लिखने में तो तेज नहीं थी, लेकिन इश्कबाजी के चक्कर में पड़ गई तो मौसी ने गांव में ही खाता पीता घर देखकर उसकी शादी कर छुट्टी पा ली। मतलब सब अपनी अपनी राह लग गए थे, लेकिन मैं अधर में थी। मौसी भी अब बार बार रिटायरमेंट के बाद लड़के के पास जाकर रहने की बात करने लगी थी। दुनिया भर की कोशिशें करके मैंने घर के सन्नाटे, जीवन के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश में जो सब इकट्ठा किया था, सब एक एक कर मुझे उसी हाल में छोड़कर चले गए। अब बची थी तो सिर्फ मौसी, जिसके रिटायरमेंट के 2 साल रह गए थे, जिसका बेटा बार बार नौकरी से मुक्ति पा लेने के लिए दबाव डाल रहा था। मौसी बड़ी भाग्यशाली थी, अपने बेटे का गुण बता बता कर निहाल हो जाती थी, मगर अब तक किसी हालत में हार ना मानने की मेरी आदत पड़ चुकी थी। सो अनाथालय खोलने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बना डाला कि जिस दिन मौसी रिटायर होगी उसी दिन अनाथालय खुलेगा। मौसी ही उसका उद्घाटन करेगी। फिर बेचने के लिए जो प्लाट बचा था उसे बेचकर फंड इकट्ठा किया। जी जान से समय रहते अनाथालय तैयार कर लिया। इस बीच गीता ने जिस ड्राइवर को डिम्पू के बाद भेजा था, उसने वाकई निस्वार्थ बड़ी सेवा की। मौसी ने उसके बेटे ने जो मदद की वह तो खैर असाधारण थी। एक बार गिरने से हाथ टूटने पर उसने जो सेवा की उसे भुला नहीं सकती। आखिर वह दिन भी आया जब मौसी रिटायर हुई और मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एप्लीकेशन दे आई। मौसी ने उद्घाटन किया। उसके बेटे बेटी भी अपने बच्चों संग आए थे। उनके बच्चे मुझे बुआ मौसी कहते थे। भविष्य में कोई परेशान ना करे इसलिए गीता, चित्रा आंटी आदि की मदद से पुलिस, आर्टिस्ट, मीडिया का मैंने बड़ा जमावड़ा किया था। ठीक उसी समय मैंने मौसी को
अनाथालय का संरक्षक और उसकी बहू को अनाथालय से संबद्ध करने की घोषणा कर सबको अचंभित कर दिया। मैंने अपना सपना पूरा करने के साथ साथ इस बात की भी पुख्ता स्थायी व्यवस्था कर ली थी कि सन्नाटा अकेलापन मुझे फिर डराने ना आए। अनाथालय के बच्चे, मौसी, उसके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, सबको जोड़ दिया था। मैं खुश थी कि मैं अपने माँ बाप के नाम पर एक ऐसी संस्था खोल सकी जहाँ तमाम अनाथ, अपाहिज, वंचित बच्चों को आसरा मिल सकेगा, उनको अच्छा भविष्य देने की नींव पड़ सकेगी। हाँ, एक सपना अभी अधूरा रह गया था जिसे पूरा होने की उम्मीद अब कम थी, मगर मन में आशा का दिया टिमटिमाता ही सही अब भी जल रहा था। पेंटिंग प्रदर्शनी का, मेरा चित्रा आंटी का और मिनीसा का संयुक्त सपना। अमेरिका में मेरी न्यूड पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का। अंकल रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट से साल भर पहले ही उनका निलंबन खत्म हुआ था। मिनीसा शादी कर 2 बच्चों की, मगर फिर भी बेहद खूबसूरत माँ बन चुकी थी। मगर आंटी उस दिन बोली, तनु कोशिश में हूँ, जल्दी ही प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। मैंने कहा, जरूर आंटी। सच कहूँ तो मुझे भी अब इस प्रदर्शनी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता बन पड़ी है। देखें कब पूरी होती है मेरी यह आखिरी इच्छा। धन्यवाद।